कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों का। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते आज भोपाल नगर निगम द्वारा भोपाल के 6 नंबर रेलवे स्टेशन पर नगर निगम भोपाल अतिक्रमण द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। अतिक्रमण मुक्त भोपाल बनाने का संकल्प के साथ नगर निगम कर्मचारी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जहां मौजूद लगभग 40 से 50 अवैध दुकानों को नगर निगम अतिक्रमण द्वारा हटाया गया। साथ ही स्टेशन के नजदीक लगे ईरानी दर से निवासियों को भी नगर निगम द्वारा नोटिस की कार्रवाई कर मकान खाली करने के आदेश दिए गए। दिया है हमें न कुछ दिया है। आन के सोने से पहले यहाँ बुलडोजर चल गया है। अब पता नहीं शासन प्रशासन का अत्याचार है, क्या कहें। अन्याय नहीं हुआ हमारे साथ में, अन्याय हुआ हमारे साथ में, न्याय नहीं हुआ। और उसके अलावा श्रीमान जी हम कह रहे हैं आपसे बात करिए। रहे हैं स्टेशन पे हमारे छोटे छोटे बच्चे, इसने एकदम आके बुलडोजर चलाई, न हमको इसने कुछ बोला न किया। हमने सामान ही नहीं निकाला। ये 7 बजे से आके खड़े हुए, 60 साल से रह रहे हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से करेंगे। वो बोल रहे हमारे साथ इसने ऐसा धोखा किया। अब वो बोल रहे जगह देंगे, अब जगह ही नहीं देंगे कुछ। वो बोलते ऐसे न जगह देंगे। अभी नहीं दी, कहते हैं कि हम जगह दे देंगे। अभी तक कोई पुष्टि नहीं है कि जगह देंगे कि भी नहीं देंगे। और इतनी झल्ली तोड़ा गया है, हम लोगों को बिल्कुल मौका नहीं दिया गया है। हम लोग इतने सालों से करीबन इनको 50 साल हो गए, मुझे भी 5 साल हो गए। बस बोले कि जगह देंगे, अभी तक कोई उस चीज को लेके इंक्वायरी भी नहीं हुई है कि जगह देंगे। देखिए कितनी जल्दी तोड़ दिया गया है। हमको जमीन बोला था देंगे, पर दे ही नहीं। धोखा हुआ है हमारे साथ। फीस कहाँ से भरेंगे, पढ़ाई लिखाई कहाँ से। भालवाल्टी पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। अभी क्या और मतलब घर टूट गया तो अभी कहाँ जाओगे? अब क्या करेंगे, घर बैठेंगे, क्या करेंगे। एक यही सहारा था, जिसके यही सहारा था। वो सहारा अब कुछ भी नहीं, हम लोग परेशान हैं सबके सब। एकदम से बोला भी नहीं कि हम लोग तोड़ रहे हैं, बोलने लगे कि अभी थोड़ा टाइम है। जगह वो वाली थी, एकदम से इसका तोड़ने का निर्णय ले लिया गया। कुछ समय तो देना चाहिए, एकदम से तोड़ने का क्या मतलब बनता है। कोई जानकारी थी ना कुछ दिया। हमें बताया था कि आपकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि कल ही टूटेंगी। ना हमको कुछ बोला है, ना कुछ नोटिस दिया है, ना कुछ कहा। और हमको कुछ बोला भी नहीं। हम कल से जग रहे हैं रात से कि भैया ये इसको पूछ लेंगे हम क्यों तोड़ी जा रही, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं दिया। बोला मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए तोड़ी जा रही, लेकिन हमें ना कोई जगह, ना कोई मुआवजा, ना किसी जगह की बात। और हमारे छोटे छोटे माँ बाप कहाँ जाएंगे? इतने छोटे माँ बाप, भाई बहन सब कहाँ जाएंगे ये लोग? बताओ, पालन पोषण वगैरह इतना कर्जा लिया हुआ, इतना लोन लिया हुआ, वो कौन देगा? बताएं आप। सर आज बड़े पैमाने पर कार्रवाई उठाई जा रही है, किन लोगों को हटाया जा रहा है? दरअसल मेट्रो परियोजना के तहत जहां आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है, ये अंडरग्राउंड जो मेट्रो जाएगी उसका स्टेशन होगा। तो ये नर्मदा वैली का हिस्सा है और इसमें लगभग 29 दुकानें हैं, जिनको उन दुकानों के स्ट्रक्चर का पैसा सभी को दिया गया है। उसके बाद ही ये हटाने की कार्रवाई हुई है। कुछ लोग अभी भी जो आए हुए हैं कि ना हमें पैसा मुआवजा नहीं दिया गया है। दरअसल हाँ, किस प्रकार इसका मतलब निरीक्षण किया गया था आपको? दरअसल कुछ लोगों ने अपने बैंक अकाउंट नहीं दिए हैं, तो पैसा तो उनके अकाउंट में ही जाएगा। उनसे अकाउंट मांगे गए हैं, वो आज भी देते हैं, तो उनको हम कल परसों तक पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सर इसके बाद आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे आगे भी यही क्षेत्र है जो आगे ईरानी डेरा आप देख रहे हैं, ये लोग अभी अपनी सहमति से हटा रहे हैं, तो इनको उतना समय मिला हुआ है और उसके बाद उसका नंबर है वो हटाया जाएगा। सर आपका बीच है? दीपक पांडे, SDM शहर। सर आज भोपाल नगर निगम द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसके चलते कितनी दुकानों को आज क्षतिग्रस्त किया गया? देखिए, जैसा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है, ये मेट्रो परियोजना के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कार्रवाई जिला प्रशासन और मेट्रो की संयुक्त कार्रवाई है। और नगर निगम से इसमें यांत्रिकी और मानवीय सहयोग मांगा गया था, तो नगर निगम के द्वारा उसी क्रम में ये सहयोग उपलब्ध कराया गया है, जिसके अंतर्गत हम ईरानी डेरे के सामने 6 नंबर प्लेटफॉर्म से ये कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें लगभग 50 से 60 दुकानें अगर गिनती करें तो इतनी दुकानें तो होंगी जिनको ध्वस्त किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहाँ पर जो दुकान संचालक थे उनको पूर्ण रूप से ना ही मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही उनको सही जानकारी दी गई थी कि किस समय अतिक्रमण की कार्रवाई। जी देखिए, चूंकि ये मेट्रो प्रोजेक्ट है और ये पूरी विधिवत इसकी एक संरचना है, जिसके अंतर्गत सभी को क्रमबद्ध नोटिस भी निश्चित ही मेट्रो द्वारा जारी किए गए होंगे और जिला प्रशासन द्वारा भी सूचित किया गया होगा नियमानुसार, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और
जैसे कि हम देख रहे हैं कि दुकानदारों द्वारा भी इसमें सहयोग प्रदान किया गया है, नगर निगम द्वारा स्वयं उनको सहयोग दिया जा रहा है जिसमें हम सामान हटा लें, उनका कोई ऐसा सामान का नुकसान ना हो। और जहां तक मुआवजे की बात है तो इसकी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। जी, क्या लगता है ये फिर उस दुकानों पे कब्जा नहीं किया जाएगा या ठेले वहां पर नहीं लगेंगे? निश्चित ही चूंकि अब मेट्रो के प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा तो उसमें ठेला या इस तरह की कब्जे होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि अब प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा तो उसमें प्रॉपर बैरिकेटिंग फेंसिंग करके उसके अंदर। नगर निगम तो बिल्कुल ही तत्पर है। ये उत्तर विधानसभा का क्षेत्र आता है जिसमें अतिक्रमण अधिकारी महेश गौर हैं और उनकी टीम बिल्कुल यहाँ 24 घंटे काम करती है। ईरानी डेरा को भी हटाने की बात कही जा रही है, उनको भी नोटिस दे दिए गए हैं, तो उन पर कब कार्रवाई? देखिए, अभी पहले फेज में हमें इस बारे यांत्रिकी और मानवीय सहायता मांगी गई थी, तो उसमें आज हमने सहायता प्रदान की है। हमें उस फेज के लिए जब भी सूचना मिलेगी तो हम आपसे इस बारे में जानकारी देंगे। सर, आज स्टेशन 6 नंबर क्षेत्र में नगर निगम अतिक्रमण द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितना पुलिस बल यहाँ मौजूद है और किस तरह इस पूरी कार्रवाई का अंजाम दिया? देखिए, यहाँ कम से कम 70 से 80 पुलिस बल यहाँ मौजूद है, अधिकारी हैं, 4 या 5 टीआई हैं और मैं हूँ एसीपी राकेश सिंह बघेल यहाँ पर हूँ और लोकल यहाँ पुलिस वाले भी हैं। और ये जो मेट्रो का निर्माण हो रहा है उसके तहत हम लोग यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ डिप्यूट हैं। सर, इस क्षेत्र का अधिकतर कहा जाता था कि यहाँ से अतिक्रमण हटाना काफी मुश्किल की बात है, काफी विवादित जगह है, तो अभी तक किस तरीके का रिस्पांस मिला है और पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि नेगोशिएशन यहाँ पहले से भी हो चुका था। यहाँ जो एजेंसियां हैं उन्होंने पहले से ही इन सब चीजों को नेगोशिएट किया था कि लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना हो। उसके अलावा यहाँ लोकल थाना प्रभारी और पुलिस ने, हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर लोगों से नेगोशिएट किया था कि भाई ये आप लोगों के लिए है, विकास के लिए है और बाकायदा कम्पनसेट आपको किया जा रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। परिवर्तित मौसम में किसानों सहित सभी नागरिक रखें पर्याप्त सावधानियां। धान उपार्जन के लिए किसानों को देंगे अतिरिक्त समय। जो छोटे किसान फसल उपार्जन के लिए नहीं आते उन्हें भी सरकार राशि देने पर कर रही है विचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति के प्रावधान के अनुसार राहत राशि दी जाएगी। देश के साथ प्रदेश में भी मौसम बदला है। किसानों के किसी भी संकट में सरकार संवेदनशील होकर उनके साथ खड़ी है। मौसम मध्य प्रदेश में भी देश के साथ साथ बदला है। ऐसे में हमारे किसानों की दृष्टि से जो हमने तो 2 निर्णय किए थे। एक निर्णय तो ये कहा कि जो अगर बारिश है तो किसानों बंधुओं से निवेदन है कि वो अपना धान बेचने अभी उपार्जन के लिए न लाए। हम इसको आगे जो खरीद की तारीख है उस तारीख में बढ़ा करके एडजस्ट करेंगे कि भाई ये जो दिन बच रहे हैं ये उधर बढ़ा देंगे। दूसरा एक निर्णय कर रहे हैं कि ये जो हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कहा गया था कि हमारे किसानों की आय की दृष्टि से खास करके बोनस खरीद में हम एक तरह से धान खरीदने में मदद करें, तो उस फार्मूले पे भी सरकार काम कर रही है कि अपनी प्रति हेक्टर राशि दे दी जाए ताकि जो छोटे किसान जो उपार्जन करने नहीं आ पाते हैं या वो अपनी फसल को अपने स्तर से बेच देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये किसानों के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। एक तरह से हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें भी डिक्लेयर करेंगे कि हमारे किसान जो फसल लगाते हैं वो फसल अपनी कहीं भी बेचें, सरकार उनको वहीं उनके खाते में मदद कर दे, बजाय वो उपार्जन करके अपनी ज़मीन से हमारे यहाँ ला करके बेचे और उसका हिसाब हम रखें। और वो अनावश्यक कोई नहीं आ पाता तो वो छोटे किसान तो छूट ही जाते हैं। जो बड़े किसान ट्रैक्टर होता है, बड़ा साधन होता है, या वो 2, 4, 10, 15 दिन, महीने, 2 महीने अपनी फसल संभाल सकता है, सक्षम लोग हैं। लेकिन थोड़े कमज़ोर किसानों को काफ़ी तकलीफ आती है। इनकी शिकायतें आई थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके हमारे प्रत्येक किसान के जीवन में सरकार सदैव खड़ी है। इसी प्रकार से कोई नुकसानी अगर होती है असमय ओला पाला या अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, तो वो नज़दीक में कलेक्टर को सूचना है कि वो ऐसी स्थिति में सरकार संवेदनशील तरीके साथ में सभी किसानों के है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बचें, बाकी को भी बचाएं। मौसम ठंडा है, अपने लिए फसल भी बचाना, व्यक्ति भी बचाना। और ख़ास करके ट्यूबवेल के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ट्यूबवेल ओपन न रहे। किसी को भी कोई जानकारी है तो नज़दीक के थाने में खबर करे, सरकार कार्रवाई करेगी। किसी प्रकार के ट्यूबवेल खुले रखना ये हर दृष्टि से गलत है। बड़ा बच्चा कोई भी फंस सकता है। मैं एक बार फिर आप सबको
आने वाले समय की बधाई देता हूँ। ये नया साल आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो। बहुत बहुत बधाई। भोपाल के कोलार में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी नितेश सिंह ठाकुर का बीते 27 अक्टूबर को अपहरण कर लिया गया था और फिर उसे बंधक बनाकर टॉर्चर किया। वे लोग 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे। आरोपियों ने 30 लाख रुपए लेने के बाद नितेश सिंह ठाकुर को छोड़ा, लेकिन अब आरोपी मामले को रफा दफा करने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित नितेश सिंह ठाकुर के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप के द्वारा लगातार मैसेज करके धमकी दे रहे हैं और समझौते का दबाव बना रहे हैं। ठाकुर ने कहा है कि उनकी बच्ची 2 महीने से स्कूल नहीं गई। आरोपी लगातार रेकी करवा रहे हैं। कई बार इस बात की जानकारी थाने को भी दी, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हो सकता है कि वह नया साल भी नहीं देख पाए और उनकी हत्या हो जाए। नितेश ने शुक्रवार को भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा को पूरी घटना से अवगत करवा दिया गया और बता दें कि कोलार इलाके के दानिश हिल्स इलाके में रहने वाले पीड़ित कारोबारी नितेश सिंह ठाकुर को कुछ लोगों ने उन्हें सगाई कार्यक्रम के बहाने ग्वालियर बुलाया और रास्ते में ही उनका अपहरण कर लिया। यह घटना 27 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच हुई थी। इसके बाद उनके परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। फिर पीड़ित की पत्नी ने आरोपियों से मिन्नतें की तो मामला 30 लाख रुपए में समझौता हुआ। पत्नी ने यहां रकम दी तो उसके पति को छोड़ा गया। इस पूरे मामले में 5 मुख्य आरोपी हैं। संजय राजावत, आकाश राजावत, हेमंत चौहान, पंकज परिहार, अन्नू राजावत है। आपको बार-बार अभी भी धमकियां आ रही है, क्या मामला, किस तरह की धमकियां आ रही है? 27 तारीख को जो मेरे साथ घटना हुई उसके बाद पुलिस ने उस पर FIR करी थी अपहरण की और फिरौती की। उसके बाद से लगातार मुझे केस वापस करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और काफ़ी गाड़ियों से मेरी रेकी करवाई जा रही है घर की। मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे पीछे गाड़ियाँ लग जाती है। मुझे इतना ज़्यादा डराया जा रहा है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो मैं मार देंगे। कंटिन्यू इस चीज़ को 1 महीना हो गया। 2 से 3 मैंने आवेदन थाने में भी दे चुका हूँ उस चीज़ के। और चूंकि मैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों को मैंने किसी को अपने पास हायर किया था तो उन्होंने उसका पीछा भी किया। कुछ गाड़ियाँ नंबर भी हमें उसमें प्राप्त हुआ था, उसकी वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। ये लोग कंटिन्यू मुझे इस तरीके से दबाव बना रहे हैं कि ना तो मेरी बच्ची स्कूल जा पा रही है 2 महीने से, ना मेरी वाइफ कहीं ऑफिस या मार्केट जा पा रही है, ना मैं अपनी किसी फील्ड में कहीं काम पे जा पा रहा हूँ। मुझे मजबूरन मेरी गाड़ी बदल के निकलना पड़ता है घर से। मैं अगर 2 दिन किसी गाड़ी से घूम लेता हूँ तो उस गाड़ी का पता लगा लेते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मान के चलिए कि ये लोग कोर्ट में या फिर पुलिस पकड़ने से पहले लोग मेरा मर्डर करना चाह रहे हैं कि अगर शायद मुझे मार दिया, मेरे साथ कोई घटना हो जाए तो इनका शायद हौसले और बुलंद हो जाए या फिर मैं डर जाऊं तो मेरी वाइफ इसमें जो भी मैंने केस लगाया उस केस को वापस ले ले। और काफ़ी परेशान हूँ। बस मैं न्याय के लिए ही पुलिस से बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से पुलिस काम कर रही थी अभी तक, अभी भी अगर आगे इसको और अच्छे से कंटिन्यू करती है तो जल्दी इसको पकड़ लें, क्योंकि नहीं पकड़ते हैं तो मुझे 100% श्योर हूँ मैं इसमें, क्योंकि चूंकि इसमें एक पुलिस वाला मतलब इनके साथ है जो हेमंत चौहान है, तो वो शायद जिस तरीके से इन लोग को या शायद टीम चला रहा होगा या फिर उसको नॉलेज है पुलिस कैसे बचती है, अपन कैसे बचते हैं आरोपी, उस तरीके से हेमंत चौहान उन लोग को शायद गाइड कर रहा है, इसलिए कोई पकड़ाई में नहीं आ रहा है। तो बस मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और पुलिस जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करे, क्योंकि मुझे 100% श्योर हूँ कि हो सकता है 2 या 3 दिन में मेरा इस चीज़ में मर्डर हो जाए। क्योंकि मैंने अभी 3 दिन पहले भी कोई गाड़ी पकड़ी थी। कुछ गाड़ियां तो ऐसी आ रही है मेरे घर के पास में जिसका नंबर डला है 2002 का, और गाड़ी कोई दूसरी है, व्यक्ति कोई दूसरा, और व्यक्ति भोपाल का है ही नहीं, उसका आधार कार्ड भी नहीं है। आपने पुलिस कमिश्नर को शिकायत करी है? जी। क्या बोला? पुलिस कमिश्नर साहब के पास मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। उन्होंने बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया और उन्होंने उस चीज़ को, घटना को बहुत गंभीर तरीके से लिया और उन्होंने तत्काल इस पे मतलब FIR करा के हम लोग को सुरक्षित किया कि, और हमारी घटना को उन्होंने पूरा प्रूफ किया, पूरे सब CCTV फुटेज और सारी चीज़ें उन्होंने देखने के बाद उस घटना को उन्होंने माना कि हाँ ये घटना बिल्कुल सही हुई है। और जितने भी इसमें आरोपी हैं उन लोगों ने मतलब मेरा एक ऐसा नेगेटिव सबको फीडबैक एक दे रहे हैं। मार्केट में मेरा एक ऐसा फ्लो हो गया है इस खबर के बाद से कि मेरे पास करोड़ों रुपए है या मेरे पास बहुत पैसे आए हुए हैं या फिर मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं। मैं छोटा मोटा, मेरा प्रॉपर्टी का काम था, रियल एस्टेट का छोटा मोटा काम था। उसी काम को लेकर उन्होंने मुझे बहुत बड़ा समझ लिया कि मैं बहुत बड़ा मेरा कुछ व्यवसाय है और मेरे पास अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ। मेरे एक वाइफ है, मेरी एक बच्ची है और छोटा सा मेरा मकान है दानिश हिल्स पे, और एक मेरा छोटा सा ऑफिस है। साल में एक साइट पे कंप्लीट करता हूँ, उसमें से जो बचता है उसमें मैं अपनी घर चलाता हूँ। और इन लोगों को ऐसा कुछ
ऊपर से शायद कुछ संरक्षण है, या फिर शायद मुझे लग रहा है ऐसा कि ऊपर से ऐसा कोई नेता मंत्री कुछ संरक्षण है, क्योंकि जो संजय राजावत जो एक मेन आदमी है, उसके हमने फोटोज अगर अपन देखेंगे फेसबुक पे कहीं पे भी, तो काफ़ी नेताओं और मंत्रियों के साथ फोटोज हैं। और संजय राजावत आज की डेट में खुद के ही व्हाट्सएप कॉल से, जो उसका व्हाट्सएप कॉल उस टाइम भी चालू था, आज भी उस व्हाट्सएप कॉल से मेरे ही मित्रों को, मेरे ही लोगों को फ़ोन लगा के मेरे लिए बोल रहा है कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके कई मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, और कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको व्हाट्सएप दिखाऊंगा। तो मुझे खुद भी मैसेज कर रहे हैं सारे आरोपी। ये मुझे खुद मैसेज करे जा रहे हैं। कहना ये है कि हमको उसकी लोकेशन नहीं आ पा रही है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कमिश्नर साहब से, डीजीपी साहब से, कि मुझे इस चीज़ में न्याय दिलाएं। टीआई साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि इसमें न्याय दिला के इनको तुरंत गिरफ्तार करें, क्योंकि कुछ ना कुछ ये घटना करने की बिल्कुल फिराक में है। इस चीज़ को पुलिस शायद सीरियस नहीं ले रही है कि मेरे साथ घटना हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, और मेरे पास जो गाड़ी जो मेरे घर के इर्द गिर्द घूम रही है, मेरी वाइफ और बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है, तो कुछ ना कुछ मेरे साथ घटना होने के 100% चांसेस हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, जिस तरीके से अब ये पंकज परिहार है, इनकी कुछ ऑडियोज हैं जो कहीं से मुझे यूपी से ही किसी ने भेजी है। मैं तुमसे आगे मिल रहा हूँ 12 बजे, वो पूरी कहानी तुम्हें समझाऊंगा, समझ लो। और अगर तुम्हें हमारी यादव को निपटाना हो तो मेरी गारंटी है, मैं निपटा दूंगा यादव को। ये एक बिल्डर है जो कि अमर यादव जी हैं, उनको निपटाने की बात कर रहे हैं, ये सुपारी की बात कर रहे हैं। कोई तोमर है जो ग्वालियर से छूटा जेल से, उसने 10 लाख रुपए खा लिए जब वो फैल हुआ है, और उसके बाद हम लोगों को बात तुम्हारी आई है। अब आप देखिए इस तरीके से जो मतलब लोग हैं, क्लियर सुपारी ले रहे हैं, यूपी के रहने वाले हैं, क्लियर सुपारी ले रहे हैं, क्लियर निपटाने की बात कर रहे हैं, हथियारों की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही है। अब आप, वो तो बहुत बड़े बिल्डर थे जिनको निपटाने की बात कर रहे हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। कभी भी मुझे कुछ भी मर्डर कर सकते हैं। मेरा अगर मर्डर मेरा हो जाता है, मेरी बच्ची और मेरी बीवी जो मेरे वो हैं, उसका उनका क्या होगा, कैसे पलेंगे, क्या करेंगे। मेरे पास कोई इतना बड़ा बैकअप नहीं है कि वो लोग जिंदगी, मैं ही हूँ जो कुछ हो, मेरी फैमिली में हम 3 ही लोग हैं। तो बस हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ को आप प्लीज़ सीरियसली लीजिए, प्लीज़ इनको जल्दी गिरफ्तार करिए। गिरफ्तार करने के बाद ही शायद अगर मैं सुरक्षित हो सकता हूँ, क्योंकि ये जिस तरीके से खुले घूम रहे हैं, भोपाल में इनके भाई लोग घूम रहे हैं, भाई लोग, सगे भाई लोग मेरी रेखियाँ कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, मेरे ऑफिस के नीचे खड़े हो जाते हैं आके। तो अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे, अपन को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से शायद मेरे साथ घटना 2 या 3 दिन में शायद हो सकता है मैं नया साल मना भी ना पाऊँ। जबलपुर में महाकौशल फिल्म फेस्टिवल को लेकर जबलपुर के कला प्रेमी एवं अभिनय के क्षेत्र से जुड़े लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि महाकौशल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग मंत्री धर्मेंद्र लोधी के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को किया गया था, जहां सुबह 9 बजे से कार्यक्रम की श्रृंखला प्रारंभ की गई थी। घंटाघर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र के रानी दुर्गावती ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को सुप्रसिद्ध अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी की मास्टर क्लास का लाभ शहरवासियों ने लिया। इसके साथ ही निर्देशन, स्क्रिप्ट लेखन, संपादन, सेट डिजाइनिंग, डबिंग एवं निर्माता की खोज जैसे आदि विषयों पर देवी अहिल्याबाई ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर आगंतुक अतिथियों सहित कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पवन, स्थापक तथा अध्यक्ष महाकौशल फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी डॉक्टर प्रशांत कर्मवीर सहित बड़ी संख्या में शहर के कला प्रेमी उपस्थित रहे। महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं दिल्ली में। देखो, दिल्ली में 10 साल रहने के बाद भी उन लोगों ने कोई महिला सम्मान नहीं दिया। साल भर पहले भी कहा था कि 1000 रुपया महीना देंगे, वो भी नहीं दिया। तो अभी जो उन्होंने फार्म साइन करा रहे हैं, उसका डिपार्टमेंट से उसका अधिसूचना भी नहीं जारी किए हैं। तो अगर डिपार्टमेंट से अधिसूचना न जारी हो और फॉर्म साइन हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है, कई लोगों के अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, तो इसकी जांच करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि किसी को फ्रॉड नहीं कर सकती कोई सरकार, ये विषय है। देखो, हम लोग इसमें महाकौशल फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा महाकौशल फिल्म फेस्टिवल में मैं भाग ले रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 173 फिल्में आई हैं। इन सबको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, सारे फिल्म मेकर्स को, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स को, शॉर्ट फिल्म को, और इनमें से हम बेस्ट 3 को
शॉर्ट फिल्म में बेस्ट 3 को डॉक्यूमेंट्री में चुन रहे हैं, उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाकौशल फिल्म फेस्टिवल को, जो ग्राउंड पे बैठे हुए फिल्म मेकर्स को मौका दे रहे हैं और यहीं से हम असली समस्याओं को सेल्यूलाइट पे लाने में सफल होंगे। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगाया है, जब चुनाव है तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है षड्यंत्र रचकर चुनाव जीतना चाहती है। मैं राजनीतिक सवाल अलग से करें, अलग से आपको रहेगा, निकलेंगे तो करेंगे। सारा जीवन दुखी झेला, जे सारा जीवन दुखी झेला, हरदम खतरे से फिर होकर रोक के दिखाए रे जी का पार करे जाने के ऊपर वाला भी होता गाई रवाई गुनहगार नगरिया। अरे ज्वाला रोक के दिखाए जिसको आना है वो आए, ज्वाला रोक के दिखाए जिसको आना है वो आए। ये जो चल पड़ी है प्रलय की धार नगरी, महाकाल भी कराल लागे कालों का भी काल। ये जो आई है तुम्हारे गाने में ना देखना, गाना अभी तो खाली लोग एक ही लाइन सुनते हैं और मेरा दावा है कि गाना मनोज तिवारी ने किस थीम पे लिखा है ये किसी को नहीं पता। कभी कभी कुछ गाने का मुखड़ा बहुत मजा देने लगता है तो उसी में बह जाते हैं। ये मेरा गाना जो है ना कि दाम्पत्य कैसे खुश रहेगा। देखो भैया, मेरे भाई बहन, आप इस पे कभी कोई शॉर्ट फिल्म बनाओ, आने वाले समय में दुनिया में सबसे बड़ा संकट जल का है और जल के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा संकट है ना, वो दाम्पत्य सुखी कैसे रहे, इसका ही होगा। आप तो थैंक गॉड आप जबलपुर के हो, शहरों में जाओ देखो 3-3 महीने में सेपरेशन होगा। अब आप सोचो, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि पतिदेव कभी कभी पत्नी की छोटी मोटी ऊपर नीचे बात बर्दाश्त कर लो, ही हंस के रह जाओ। और कभी कभी पत्नी को भी ऐसा करना चाहिए। देखो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। हमारे गाने में एक लाइन है कि कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, क्या बोलते हैं राजू। देखो हम भोजपुरी में गाना लिख रहे हैं लेकिन हमारी सोच बहुत दूर तक है। और मैं मानता हूँ अगर बेटी प्लाजो पहन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बहू ने किसी दिन पहन लिया तो सासू माँ को लगता है घर हिलने लगा, ऐसे कैसे चलेगा। कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, सूट सलवार चोली का नहीं जमा।
अच्छा क्या बात है, ताली बजाओ। घर में पहनूंगी मैं रोज पैजाम, सूट सलवार चोली का नहीं जमा, जवन होकर मौत करे कह दे साफा। मगर हंस रहे बहुत अच्छा है। ये जो बात है उसका जवाब दो ताकि मेरी बोलने की कुछ दिशा। सर बोलिए। कोई क्वेश्चन करना चाहेगा तो प्लीज माइक नहीं आते ना। आप शुरू में शिक्षक बनना चाहते थे, खेल शिक्षक बनना चाहते थे, तो राजनीति में कैसे आए? अच्छा, हम लोग को पता चलेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बेसिकली स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, BPEd काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। लेकिन देखिए मेरे जीवन में ना एक घटना ने बहुत असर डाला। हम मुंबई रहते थे तो हम लोग जितने इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जो हिंदी बेल्ट के लोग थे उनके ऊपर वहाँ के एक नेता ने अटैक करना शुरू कर दिया। आपको याद तो होगा। उस घटना ने मुझे बहुत अंदर तक भेजा। मेरे घर पे भी अटैक हुआ था। मेरी बेटी, मेरी पत्नी सब उसमें बहुत खतरे में थे और मैं बहुत दूर शूटिंग कर रहा था। तब मुझे लगा कि हम बाहर से जो बात कह रहे हैं एक बार अंदर जाना चाहिए। और देखिए इसमें ना बहुत अच्छी बात, बल्कि इस पे कोई फिल्म किसी को बनाना चाहिए। अच्छा विषय है, ये सब्जेक्ट हो सकता है। बैठ जाइए। क्या होता है हम लोग अक्सर क्या बात करते हैं, अरे यार मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, प्लीज डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स। आइए, कुछ लोग कहते हैं ओ देखो भैया पॉलिटिक्स मत बतियाओ। क्या हम पॉलिटिक्स से बाहर हैं? जो वोट देता है वो कम से कम 15 दिन तो सोचेगा ना कि मुझे किसकी सरकार चुननी है। तो जो 15 दिन भी आपको सोचना है, आप देखो आपकी गली कैसी होनी चाहिए, कौन अच्छा बनाएगा, पॉलिटिशियन, किसी की सरकार। आपका इनकम टैक्स कितना होना चाहिए, आपका स्कूल कैसा होना चाहिए, आपके कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, फिल्मों की अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। आप कोई फिल्म आपके स्टेट में शूट कर रहा है उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। आप जो शॉर्ट फिल्म बनाते हो इसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ये कौन करेगा? सब तो पॉलिटिशियन ही किसी पार्टी के जब जो अच्छे होंगे करेंगे। फिर अच्छे लोग क्यों नहीं आने चाहिए? तो ये बात हमको कुछ दिन में समझ में आ गया। जो आपने पूछा ना कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा था और कई लोग वही पार्टी के थे, कुछ बोलते नहीं थे, और सिर्फ हमारा किसी ने सपोर्ट किया तो भारतीय जनता पार्टी। तो मेरे मन में एक आया, फिर मैं उसके बाद की कहानी आप जानती। हमें कभी कभी इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। तो अभी तो देखो 12 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री जी ने, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, किसी को पता है 12 जनवरी को क्या होने वाला है? युवा महोत्सव होने वाला है। सही है, लेकिन उसके अंदर एक नई बात क्या है? नहीं, मैं बताता हूं। इस बार जब प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे तो उन्होंने एक शपथ लिया है कि राजनीति में खाली बाप का बेटा राजनीति में, बेटे का बेटा राजनीति में। तो उन्होंने किया है कि हम 1 लाख युवाओं को इनवाइट करते हैं, उनको लाएंगे राजनीति में जिनके आगे पीछे कोई राजनीति में नहीं है। वैसे तो हमको टेंशन में आना चाहिए कि हमारे बच्चों का क्या होगा, लेकिन मैं खुश हूं सर, क्योंकि मैं हूं ना। हमारे तो मम्मी पापा कोई नहीं था,
पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता था। इसलिए विषय ऐसे भी आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए भाई? तो यही कारण था सर कि मैं काफी नुकसान करके पॉलिटिक्स में हूं। आज भी दिमाग मेरा खूब तेज चलता है, मतलब कहानी बनाने में, गाने बनाने में। अब अभी भैया जी फिल्म आई थी मनोज बाजपेयी की, तो मनोज की अनुराग कश्यप की फिल्म के लिए मैंने गाना गाया था, याद है ना? भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष गुलाब ठाकुर की अध्यक्षता में जबलपुर में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारतीय सिंधु सभा के सदस्य, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आम जन सेवा के क्षेत्र में बहुचर्चित भारतीय सिंधु सभा अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए लगातार सदस्यता अभियान चला रही है, ताकि संगठन को मजबूत करते हुए जन जन तक जन सेवा पहुंचाई जा सके। भाजपा विधायक अशोक रोहानी ने बताया है कि बैठक में सदस्यता अभियान को बढ़ाए जाने के एजेंडे को लेकर विचार विमर्श किया गया। उसी के साथ साथ आगामी 2025 में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस बैठक में तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कम से कम 3 कार्यक्रम साल भर में जबलपुर में आयोजित किए जाने चाहिए। वहीं महाकौशल स्तर पर कम से कम 10 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय सिंधु सभा देश भर में सनातन का संदेश बुलंद करते हुए लगातार जनसेवा के कार्यों में अग्रसर रहने वाली संस्था है, जिसकी जबलपुर शाखा में आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। श्री करतार सिंह भटिया जी, सोनू भाई हरिया, लालवानी जी, अतुल भाई, उमेश पारवानी जी, साधु भैया, गोविंद भैया सभी भावों, गुलाब भैया महाकौशल की गाड़ी देर में जा गया है। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष है, मुझे खबर है कि गलत हालत क्या है, पर मुझे हमेशा शिकायत होगी भारतीय सिंधु सभा जबलपुर और महाकौशल की उपेक्षा सही है। अभी तो आज आ गया है वो श्री गुलाब ठाकुर जी के द्वारा जबलपुर में भारतीय सिंधु सभा की बैठक ली गई, जिसमें एजेंडा था कि सदस्यों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए सदस्यता अभियान के लिए, और आने वाले हमारे 2025 के कार्यक्रमों की रूपरेखा यहाँ पर तैयार हुई। आने वाले समय में सांस्कृतिक एवं भारतीय संस्कृति के जो कार्यक्रम हैं जबलपुर में साल में 3 कार्यक्रम हो, इसकी आज यहाँ पे रूपरेखा तय की गई, और महाकौशल में कम से कम 10 कार्यक्रम हमको मिलें, इसके लिए आज आग्रह किया गया। निश्चित रूप से भारतीय सिंधु सभा हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है, जो हमारी सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए, एकजुट करने के लिए यह भारतीय सिंधु सभा कार्यक्रम करती है, और यह पूरे भारत में भारतीय सिंधु सभा की शाखा हैं। आज जबलपुर शाखा के इस बैठक में पधारे सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूँ। उमेश पारवानी जी कोई बुला लो। जिस प्रकार से सर्वविदित है कि भारतीय सिंधु सभा जो कि काम करती है पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, संघ का एक आनुषंगिक संगठन जिसका संभाग प्रभारी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय गुलाब ठाकुर जी, विधायक श्री अशोक रोहानी जी, करतार सिंह भटिया जी और समाज के हमारे सिंधु सभा के अध्यक्ष भाई उमेश पारवानी जी, भरत मंगलानी जी और अतुल जैसवानी जी, सभी लोग इस पर उपस्थित हुए। आज बैठक का मुख्य ध्येय और उद्देश्य ये है कि समाज का एकत्रीकरण कैसा हो, हिंदू समाज के लिए जो काम हम करना चाह रहे हैं वो काम कैसे हो। हिंदू हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदू जो है जब जब जागेगा इस देश से संकट भागेगा, ये ध्येय और उद्देश्य हो। इसकी सदस्यता जो कि पूरे विश्व में होती है, उस सदस्यता में जबलपुर सर्वाधिक मेंबरशिप करेगा। इसके अलावा जो अनेकों कार्यक्रम हैं, एक कैंप लगाएगा जिसमें समाज के और अनेकों समाज के जो लोग जिनका जो अर्थ के अभाव में अपने ऑपरेशन नहीं करा पाते, उनका ऑपरेशन भारतीय सिंधु सभा संभाग महाकौशल प्रांत में कराने वाला है। उसी को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष जी का नगर आगमन था, उनका स्वागत किया गया। भाई उमेश पारवानी जी के नेतृत्व में आज इस बैठक का आयोजन किया गया। सभी का स्वागत हुआ और सभी ने आने वाले समय के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर बैठक की तैयारी की। धन्यवाद।
उमेश पारवानी जी क्लियर हो गया। एक आ जाओ जल्दी इधर बोलो। 31 जनवरी को जबलपुर का आ रहा है एल्विस यादव। एक निजी होटल में होने वाली ये पार्टी का हो रहा है जमकर विरोध। छात्र नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। छात्र नेताओं का आरोप, नर्मदा के तट के किनारे बनी होटल पर परोसी जाएगी शराब, रोक नहीं लगी तो उग्र आंदोलन करेगा लॉ स्टूडेंट। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया है। जिस प्रकार साल के अंत में और नए साल की शुरुआत की आड़ में जो बड़े बड़े होटल जैसे कि रॉयल ऑर्बिट होटल का एक जिक्र किया जा रहा है कि बहुत ही उठ रहा है कि जो मां नर्मदा के 800 मीटर के तट के समीप जो स्थित है, यहाँ पर 31 तारीख को शराब पिलाई जाएगी, मांस मदिरा का सेवन कराया जाएगा। यहाँ पर ऐसे बाहर सेलिब्रिटी को बुलाया जा रहा है जो स्वयं पर एक अपराधी है, जो सांप के जहर की तस्करी के अपराधी में जमानत जिनको प्राप्त है। आज रॉयल ऑर्बिट के द्वारा उनको बुलाया जा रहा है सेलिब्रिटी को, और उनके द्वारा जो शराब पिलाई जाएगी, जबलपुर के युवाओं को शराब के लिए प्रेरित करना और अश्लीलता फैलाना रॉयल ऑर्बिट आज कर रहा है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक को बताया कि जल्द से जल्द ऐसे बड़े बड़े सभी होटलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जिससे कि रॉयल ऑर्बिट टोटली इन सब मामलों बंद हो। मैं बता देना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय को कि रॉयल ऑर्बिट होटल है, ना कि बार है। वहाँ पर बार का ना तो लाइसेंस, और यदि टेम्परेरी लाइसेंस यदि कर दिया भी गया है तो आबकारी विभाग की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 31 तारीख को रात भर पार्टी होगी। पार्टी होने के बाद जो शराबी जो वहाँ से निकलेंगे, उसके पश्चात बहुत सारे अपराध भी हो सकते हैं। रेप हो सकता है लोग महिलाओं के साथ, वहाँ पे अश्लीलता हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? यदि अगर भविष्य में महिलाओं के साथ किसी के साथ भी यदि अगर 31 तारीख के बाद रॉयल ऑर्बिट के बाद यदि अपराध होते हैं तो उसके पूर्णतः जिम्मेदार जबलपुर के पुलिस अधीक्षक होंगे। रोहित कुरेल, प्रदेश उपाध्यक्ष महाकौशल विधि छात्र संघ। आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से नए वर्ष में जो है होटल ऑर्बिट में कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो आपत्तिजनक है। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और संबंधित थाना प्रभारी और संबंधित जो भी इस कार्यक्रम में जो सूची डली हुई है उनसे संबंधित विभागों को मिलकर जो है टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई करवाई जाएगी। यह घटना कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम बोरिया के पास पावर हाउस के सामने घटित हुई है, जहां एक अशोक लीलैंड वाहन में करीब 35 गोवंश लदे हुए पाए गए। इन गोवंशों की हालत बहुत ही नाजुक थी और कुछ के मरने की संभावना जताई जा रही। स्थानीय लोगों के अनुसार यह गाड़ी जबलपुर से कटंगी की तरफ जा रही थी और पावर हाउस के पास एक मोड़ पर फंस गई। गाड़ी को मोड़ने के प्रयास से तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तुरंत मदद करते हुए सभी गोवंशों को गाड़ी से बाहर निकाला और उनकी देखभाल की है। ये आज कंट्रोल के माध्यम से और डायल हंड्रेड के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि बोरिया पावर ग्रिड के सामने एक 4 पहिया वाहन में कुछ मवेशी भरे हुए हैं, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस बल कटंगी यहाँ मौजूद है और पशु चिकित्सक को बुलाकर वैधानिक कार्रवाई करी जा रही है, जिसमें मृत जानवरों की संख्या और सभी संख्या की उल्लेख किया जाएगा। मैम, कुछ पशु मृत भी हुए? पशु चिकित्सक आ रहे हैं, उनके द्वारा वो किया जाएगा। मैम, ट्रक कहाँ से कहाँ जा रहा था, इसकी जानकारी है? ये देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जबलपुर तरफ से कटंगी रोड पकड़ते हुए आगे जा रहा था, जो पावर ग्रिड के पास उसकी गाड़ी अंदर धंसी हुई मिली।